प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत की रचना मौन निमंत्रण की। गत अंश को आगे बढ़ाते हुए हम कवि के भाव से परिचित होते हुए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कवि अव्यक्त सत्ता के प्रति, अज्ञात सत्ता के प्रति अपना भावनात्मक लगाव संबंध स्थापित करता हुआ रहस्यात्मक शैली में अपने मनोभावों को वाणी प्रदान करता है। कवि कहता है कि देख वसुधा का यौवन भार, देख ये वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोछास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। कवि यहाँ पर प्रकृति को नायिका और बसंत को नायक के रूप में चित्रित कर अपनी रहस्यात्मक जिज्ञासा को वाणी प्रदान करते हुए कहते हैं कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। कि संपूर्ण पृथ्वी पर बसंत ऋतु की मधुरिम सुंदरता छा जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे मानो धरती यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास आता है, जब बसंत ऋतु का समय आता है, तो सारी की सारी पृथ्वी हरियाली फूलों से लद जाती है, हरे रंग की चुनरी ओढ़ लेती है और पृथ्वी का कण कण मुस्कुराता हुआ लगता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे मानो बसंत के आगमन के कारण धरती का यौवन और सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि वह भार से झुक गई हो। विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। इतना ही नहीं, बसंत ऋतु में भौरे भी जब पुष्पों के आसपास गुंजायमान होते हैं, मंडराते हैं, तो गुंजार करते रहते हैं, तब वातावरण अत्यधिक सुंदर और मोहक हो जाता है। विदुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। और ऐसी स्थिति में बसंत ऋतु में वियोगी जनों के हृदय में उसके उद्दीपनकारी प्रभाव से उसी प्रकार अनेक कोमल भाव उभर आते हैं, बाहर निकल आते हैं, जिस प्रकार से बसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त पुष्प विकसित होते रहते हैं। कवि कहना चाहता है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो जिस प्रकार से पृथ्वी के कण कण में लहराने वाले पौधों से पुष्प खिल पड़ते हैं, अचानक ही उनसे कलियां निकलने लगती हैं और कलियां फूलों में बदल जाती हैं, उसी प्रकार से बसंत के आगमन के साथ ही जो विदुर जन हैं, अर्थात जो हृदय से संतप्त हैं, जिनके प्रेमी उनसे बिछुड़ चुके हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, ऐसे वियोगी परिजनों के हृदय से स्वतः ही उद्गार निकल पड़ते हैं। जिस प्रकार से पंखुड़ियों से कलियां और कलियों से फूल अकस्मात प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसी प्रकार से वियोगी जनों के हृदय से अकस्मात ही उनके जो मन के भाव हैं, मन की जो पीड़ाएं हैं, मन की जो वाणी है, वो प्रकट हो जाती है। तो बसंत के आगमन का क्या परिणाम है, कवि ने यह बताया है। उसके आगे कवि कहता है, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता है मौन। पुष्पों से जो बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध फैलती रहती है, किंतु ऐसे मोहक
और मादक वातावरण में वियोगी मनुष्य के हृदय में दुख की सांसें चला करती हैं। कवि अनुभव करता है और कहता है कि उस समय बसंत ऋतु में विकसित पुष्पों से विकीर्ण हुई सुगंध के बहाने न मालूम कौन मुझे मौन संदेश भेजता रहता है। कवि यहाँ पर अपनी बात को कहने के लिए बसंत और धरती का मानवीकरण करता है, जो बड़ा ही सार्थक बन पड़ा है। इसमें नायक नायिका की कल्पना रहस्यवादी चेतना के अनुरूप है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के साथ साथ कवि ने अपनुति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग इस अंश में किया है। कवि आगे अपने मनोभावों को पुनः अभिव्यक्ति देते हुए कहता है कि शुद्ध जल सीकरो को जब बात सिंधु में मत कर फेना का, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथूरी देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर मौन न जाने मुझे बुलाता कौन। कवि अपनी रहस्यात्मक और छायावादी भावनाओं को उड़ती और मिटती हुई लहरों के माध्यम से प्रकट करता हुआ कहता है कि शुद्ध जल सीकरों को जब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, कि जब वायु सागर की लहरों की चोटियों को मत कर उनमें झाग पैदा कर देती है। शुद्ध जल सीकरों को जब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, कि जब वात अर्थात वायु सागर की सिंधु में सागर की जल सीकरों को लहरों की चोटियों को मत करके जब उनमें झाग फेन अर्थात झाग पैदा कर देती है, बुलबुलों का व्याकुल संसार तथा बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर उसे अनजाने ही नष्ट कर देती है, बितरी देती अज्ञात, तब न जाने लहरों से अथवा लहरों के बहाने से अपने हाथ ऊपर उठा करके चुपचाप मुझे कौन बुलाता है, उठा तब लहरों से कर मौन न जाने मुझे बुलाता कौन। ऐसे उस समय न जाने कौन लहरों के बीच में से अपने हाथ ऊपर उठा करके चुपचाप मुझे अपनी ओर बुलाता रहता है, मुझे निमंत्रण देता रहता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब सागर में लहरें उठती हैं तो कवि उनको देख करके कवि को ऐसा आभास होता है जैसे लहर रूपी अपने हाथों से संकेत करके वह असीम सत्ताई मुझे अपने पास बुला रही है। कवि इस अंश के माध्यम से प्रकृति के चित्रण के द्वारा हमें रहस्यात्मक ढंग से अपनी वाणी को प्रस्तुत करता हुआ संकेत देता है कि जब सागर की लहरों की जो सीकरें हैं उनसे टकरा करके जब वायु उनको मत करके झाग में बदल देती है, और झाग में बदलने के साथ साथ ही जब न जाने कितने व्याकुल बुलबुले उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, उसी समय उन लहरों के बीच में से न जाने कौन है जो अपने हाथ ऊपर उठा करके मुझे अपने पास बुलाता रहता है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से रहस्य भाव की अभिव्यक्ति की है। बुलबुलों के द्वारा संसार की क्षणभंगुरता का अर्थात ये संसार नश्वर है, इसका संदेश भी कवि ने हमें देने का प्रयास किया है। उठा तब लहरों से कर मौन में लहर रूपी का अर्थ लेने से रूपक अलंकार होता है। इस अंश में देखने पर संपूर्ण रूप से उपमा अलंकार की प्रमुखता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से कवि ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से मानवीकरण अलंकार के साथ रहस्यात्मक और लाक्षणिकता से युक्त शैली का प्रयोग करते हुए अपनी वाणी को अभिव्यक्ति प्रदान की है और साथ ही साथ असीम अज्ञात सत्ता के प्रति अपना भावनात्मक लगाव प्रकट किया है। जय हिंद, जय भारत।